हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है एक बार फिर से आपका वी स्टार एजुकेशन यूट्यूब चैनल पे। एंड आज हम पढ़ेंगे लैक ऑपरेन म्यूटेशन के बारे में। तो आज हम लैक ऑपरेन म्यूटेशन के बारे में डिटेल में डिस्कस करेंगे गाइज। तो उसके लिए आप तैयार हो, आई होप तैयार होंगे, तभी आप यहाँ पर आए हो। तो आज हम स्पेसिफिकली स्ट्रक्चरल जीन म्यूटेशन पढ़ेंगे, रेगुलेटर जीन म्यूटेशन पढ़ेंगे, ऑपरेटर जीन म्यूटेशन पढ़ने वाले हैं। आपका ये 3 म्यूटेशन आज की क्लास में पढ़ लेंगे, पार्सल डिप्लॉयड म्यूटेशन हम कल की क्लास में पढ़ लेंगे, ठीक है ना, क्योंकि इनमें भी काफ़ी सारे एग्जाम्पल होते हैं जो कि आपको 1 बाय 1 बताने हैं। तो लैक ऑपरेन म्यूटेशन के केस को मैं आपको बाद में बताऊंगा, बट गाइज आप में से ही जो है वो पिछले जो लेक्चर था उसमें कमेंट आ रखा था कि सर ये हमारा जो आपने 3rd नंबर का बताया था जिसमें आपने हाई लेवल ट्रांसक्रिप्शन बताया था, ये समझ में नहीं आया, तो थोड़ा सा इसको समझा दीजिएगा। तो मैंने कहा था कि मैं आपको जो है अगली वीडियो में बता दूंगा, तो इसको समझने की कोशिश करो कि हमारा स्टार्टिंग में क्या हो रहा था। स्टार्टिंग से ही बता रहा हूँ मैं आपको, जब आपका स्विच ऑफ था, तो जब आपका स्विच ऑफ था तो स्पेसिफिकली क्या हो रहा था कि जो आपका लैक रिप्रेसर प्रोटीन थी, जो आपकी लैक रिप्रेसर प्रोटीन थी, ये आपकी ऑपरेटर से जा करके जुड़ रही थी, एंड यहाँ पर आपका आरएनए नहीं आ रहा था, यानी कि आरएनए की बाइंडिंग नहीं हो रही थी, तो आपका ट्रांसक्रिप्शन नहीं होगा, उस कंडीशन में ट्रांसलेशन भी नहीं होगा। तो ये था आपका स्विच ऑफ मॉडल, ठीक है ना। इसके बाद क्या हुआ कि मीडिया में हमने लैक्टोज डाल दिया, एंड जैसे ही हमने मीडिया के अंदर लैक्टोज डाला तो लैक्टोज ने क्या काम किया कि ये जो आपका लैक रिप्रेसर है, इससे जा करके हमारा जो लैक्टोज है उसने बाइंड कर लिया, और जैसे ही बाइंड इसने किया तो ये क्या काम करेगा लैक्टोज के ऑपरेटर से जो लैक रिप्रेसर बाइंड था उसको डिसोसिएट करवा देगा ये। और जैसे ही लैक्टोज हो सकता है, याद रख लेना यहाँ पर, या फिर आपका एलोलैक्टोज हो सकता है, दोनों कंडीशन आपसे पूछी जा सकती है। जैसे ही लैक्टोज ने यहाँ पर बाइंड किया तो लैक रिप्रेसर जो होता है वो डिसोसिएट हो जाता है ऑपरेटर रीजन से, और जैसे ही आपका ऑपरेटर रीजन से डिसोसिएट हुआ आपका लैक रिप्रेसर प्रोटीन, यहाँ पर आपका आरएनए पॉलीमरेज आकर के बाइंड कर लेता है, यहाँ पर आपका आरएनए पॉलीमरेज प्रमोटर से आकर के बाइंड कर लेगा, देन आपका ट्रांसलेशन स्टार्ट हो जाएगा। बट यहाँ पर प्रॉब्लम एक और थी, प्रॉब्लम ये थी कि जो आपका प्रमोटर है ये आपका वीक प्रमोटर है, ये आपका कैसा है, वीक प्रमोटर है, इसके कारण आपको लो लेवल ऑफ ट्रांसक्रिप्शन यहाँ पर देखने को मिल रहा था। तो ऐसा तो है नहीं कि लो लेवल में चलता रहेगा, ऐसा तो काफ़ी टाइम लगेगा, ठीक है ना, यानी कि लैक्टोज की मेटाबॉलिज्म के लिए। तो अब इस लैक्टोज की मेटाबॉलिज्म को हमको हाई करना है, तो हमको चाहिए एक स्ट्रॉन्ग प्रमोटर, तो अब स्ट्रॉन्ग प्रमोटर के लिए क्या होगा वो देखने की कोशिश आप यहाँ पर करो। तो यहाँ पर एक प्रोटीन होती है जिसको बोलते हैं हम कैप प्रोटीन, कैटाबोलाइट एक्टिवेटर प्रोटीन, ठीक है ना, या फिर इसको हम सीआरपी प्रोटीन के नाम से भी जानते हैं। यहाँ पर क्या होगा कि इस कैप प्रोटीन से आपका जुड़ेगा साइक्लिक एएमपी आपका जुड़ने वाला है। लेकिन ये जो साइक्लिक एएमपी होता है ये एक्चुअल में ग्लूकोज का कट्टर दुश्मन होता है। ये क्या होता है, कट्टर दुश्मन होता है। ये आपका देखो, अगर ग्लूकोज का लेवल मीडिया के अंदर हाई होगा तब आपका जो साइक्लिक एएमपी है इसका जो रेशो होगा वो आपका कम होने वाला है, अगर इसकी ग्लूकोज का रेशो आपके मीडिया में कम हुआ तब आपका साइक्लिक एएमपी ज़्यादा हुआ, आपका ज़्यादा होने वाला है। एंड यही कंडीशन होती है जो कि रिक्वायरमेंट होती है आपकी हाई लेवल ट्रांसक्रिप्शन के लिए, यानी कि मीडिया के अंदर में जो मीडिया के अंदर लैक्टोज की जो मात्रा है वो आपकी हाई होनी चाहिए, जबकि जो ग्लूकोज है इसका लेवल आपका लो होना चाहिए। जब कंडीशन ये आती है तो क्या होता है कि आपका जो है साइक्लिक एएमपी बनता है ई कोलाई के अंदर, ठीक है ना, साइक्लिक एएमपी जो है उसकी मात्रा बढ़ जाती है ई कोलाई के अंदर। ये साइक्लिक एएमपी क्या काम करता है, ये आपका कैप प्रोटीन के साथ बाइंड होगा, इस कैप प्रोटीन के साथ बाइंड होगा, दोनों बाइंड होने के बाद एक कॉम्प्लेक्स बना लेंगे,
कॉम्प्लेक्स बना लेंगे। अब ये जो आपका CAP है इसको बोलते हैं एक्टिवेटर, इसको डायरेक्ट बोलेंगे हम एक्टिवेटर, ठीक है ना। जबकि ये जो आपका साइक्लिक AMP है इसको बोलेंगे हम को एक्टिवेटर, ये क्योंकि ये साथ आ रहा है CAP के, इसको बोलेंगे हम को एक्टिवेटर। एंड दोनों के दोनों ये जाकर के क्या होंगे कि प्रमोटर साइड से सिस्टीन न्यूक्लियोटाइड अपस्ट्रीम जाकर के ये जुड़ जाएंगे, ठीक है ना। यानी कि ये प्रमोटर से सिस्टी अपस्ट्रीम न्यूक्लियोटाइड जुड़ जाएंगे। एंड जुड़ने के बाद ये क्या काम करेंगे, ये जो आपका वीक प्रमोटर था इसको स्ट्रॉन्ग प्रमोटर में कन्वर्ट कर देंगे, इसको स्ट्रॉन्ग प्रमोटर में कन्वर्ट कर देंगे। और जैसे ही आपका अब स्ट्रॉन्ग प्रमोटर होगा तो आपका RNA पॉलीमरेज अच्छे से बाइंड करेगा एंड फिर आपका हाई लेवल ऑफ ट्रांसक्रिप्शन स्टार्ट हो जाएगा। तो कंडीशन ये थी, इसका मतलब हाई लेवल ऑफ ट्रांसक्रिप्शन करने के लिए आपके मीडिया के अंदर कंडीशन क्या होनी चाहिए कि आपका ग्लूकोज जो है वो बहुत लो अमाउंट में होना चाहिए, जबकि जो लैक्टोज है वो बहुत ज़्यादा हाई अमाउंट में होना चाहिए। आई होप अब आपकी समझ में आया होगा, ठीक है ना। इसके बाद देखो आगे चलते हैं, अब चलते हैं हम अपने लैक ऑपरेंट म्यूटेशन के बारे में कि हमारा लैक ऑपरेंट म्यूटेशन क्या होता है। बट गाइज इससे पहले आपको कुछ बातें, बेसिक बातें पता होनी चाहिए। एक तो आपको पता होना चाहिए कि म्यूटेशन क्या होता है, मैंने म्यूटेशन आपको पढ़ा रखा है। और अगर मैं यहाँ पर एक लाइन में कहूँ तो मैं कहूँगा कि परमानेंट चेंज इन न्यूक्लियोटाइड, आपका ऐसा चेंज जो कि न्यूक्लियोटाइड में परमानेंट होता है, ठीक है ना। न्यूक्लियोटाइड में परमानेंट होता है एंड वो वन जनरेशन से दूसरी जनरेशन ट्रांसफ़र भी होता है, उसको हम म्यूटेशन कहते हैं, ठीक है ना। यानी कि म्यूटेशन क्या है, एक आपका परमानेंट चेंज होता है जो कि एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में जाता है। तो ये तो हो गया आपका म्यूटेशन केस। दूसरा केस आपका आता है, आपको पता होना चाहिए कि आपका हैप्लॉइड क्या होता है एंड आपका डिप्लॉइड क्या होता है। तो देखो मैं आपको बता देता हूँ सिंपल सा। हैप्लॉइड क्या होता है कि आपकी सिंगल कॉपी ऑफ DNA, सिंगल कॉपी ऑफ DNA ऑल्सो कॉल्ड हैप्लॉइड, यानी कि DNA की एक कॉपी आपकी क्या कहलाती है, वो हैप्लॉइड कहलाती है, ठीक है ना। इसको जैसे कि अगर हम डेजिग्नेट करें तो हम लिख सकते हैं IRZA, ठीक है ना। इस प्रकार से केवल और केवल ये आपका एक ही DNA है। अब आपका डिप्लॉइड क्या है, ये मैं आपको एग्जाम्पल बता रहा हूँ, मतलब आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। आई होप आपको हैप्लॉइड डिप्लॉइड पता हो। यहाँ पर डिप्लॉइड क्या होता है कि डिप्लॉइड में आपका जो है वो पेयर में होगी कॉपी DNA की, ठीक है ना। यानी कि क्या होने वाला है कि आपके जो है डबल कॉपी ऑफ DNA, डबल कॉपी ऑफ DNA, मतलब कि जैसे कि आपने देखा होगा कि एक स्टैंड ये रहा, एक ये रहा, ये अगर आपका ये आपका ABC, ठीक है ना, ये आपका ABC है, तो यहाँ पर एक इसकी पेयर कॉपी होगी जिसको हम इस प्रकार से डिनोट करते हैं, तो इसको बोलते हैं हम डिप्लॉइड नेचर। यानी कि हैप्लॉइड में आपको मिल रहा है सिंगल कॉपी ऑफ DNA, जबकि डिप्लॉइड में आपको मिलेगा डबल कॉपी ऑफ DNA, तो आई होप आपको हैप्लॉइड डिप्लॉइड का मतलब पता चला होगा, ठीक है ना। इसको अगर आप हैप्लॉइड को इस प्रकार से भी लिख सकते हो कि ABC, ठीक है ना, एक स्टैंड है उस पर हमने ABC जो है आपके जीन बना दिए। ये ABC क्या है, ये आपके ABC आपके ये जीन है या फिर रेगुलेटरी एलिमेंट हो सकते हैं, या फिर आपको ये आपके ये जो है रेगुलेटरी जीन को भी डिनोट कर सकते हैं, ठीक है ना। तो अब आपको म्यूटेशन पता चला होगा कि म्यूटेशन क्या होता है कि परमानेंट चेंज, ठीक है ना, इन न्यूक्लियोटाइड जो कि एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में पास होता है। हैप्लॉइड क्या होता है कि सिंगल कॉपी ऑफ DNA या फिर सिंगल क्रोमोसोम्स, ठीक है ना, इन ए सेल। इसके बाद आपका डिप्लॉइड क्या होता है कि पेयर में अगर आपका जो है DNA या फिर क्रोमोसोम्स होगा तब हम उसको डिप्लॉइड बोल देते हैं। इतनी बात समझ में आ गई, बहुत ही अच्छी बात है। अब यहाँ पर देखो और चीज़ देखने की कोशिश करूँ कि आप सभी को पता है कि जब आप जो है लैक ऑपरेंट बनाओगे तो यहाँ पर आपका रेगुलेटरी जीन होता है। रेगुलेटरी जीन में आपका क्या आता है, लैक आई, ठीक ना, लैक आई ये आपका रेगुलेटरी जीन है। इसका अपना एक प्रमोटर होता है, इसके बाद ये आपका अलग से होता है। आपका जो है फिर ओप्रोन आता है। ओप्रोन में आपका क्या आता है, पहले तो आते हैं आपके स्ट्रक्चरल जीन जो कि ZYA, ये आपके होते हैं स्ट्रक्चरल जीन।
इसके बाद इस स्ट्रक्चरल जीन से ही फिजिकली अटैच होता है, याद रख लेना कैसे, फिजिकली अटैच होते हैं आपके प्रमोटर एंड ऑपरेटर, ये आपके फिजिकली अटैच होते हैं। इसको मिलाकर के हम बोल देते हैं ओप्रोन, ठीक है ना, लैक ओप्रोन इसी को बोला जाता है। तो अब क्या होगा, अब क्या होगा कि आपका जो है इसको बोलते हैं स्ट्रक्चरल जीन, इसको बोलते हैं आपका ऑपरेटर प्रमोटर, इसको बोलते हैं यानी कि आपका रेगुलेटर जीन। तो या तो चेंज आपके यहाँ पर हो सकता है, या फिर चेंज आपका यहाँ पर हो सकता है, चेंज आपका यहाँ पर हो सकता है। तीनों लोकेशन पे आपका जो है चेंज हो सकता है। एक कंडीशन और आती है जिसको बोलते हैं पार्सल डिप्लॉयड कंडीशन, ठीक है ना। तो आज के इस लेक्चर में हम बात, देखो ये पार्सल डिप्लॉयड कंडीशन क्या होती है आपको मैं अगले लेक्चर में बताने वाला हूँ, ठीक है ना। अभी आज के लेक्चर में आज केवल और केवल हम हैप्लॉयड कंडीशन देखेंगे। आज के लेक्चर में हम केवल और केवल हैप्लॉयड कंडीशन देखेंगे। अभी आपको आगे पता चल जाएगा कि हैप्लॉयड कंडीशन किसको बोला जाता है, ठीक है। अब यहाँ पर देखो, जैसे कि आपका जो म्यूटेशन है वो इन 3 लोकेशन पर हो रहा है, जो कि आपके लैक आई या फिर आपका ऑपरेटर हो सकता है ये वाला रीजन, या फिर आपका स्ट्रक्चरल जीन हो सकता है, ठीक है ना। अब यहाँ पर जब आपका म्यूटेशन हो रहा है तो आपसे जो एग्जामिनर है वो 2 बात पूछता है, दो बात आपसे पूछेगा। या तो वो पूछेगा आपसे कि एक्सप्रेशन पे क्या इफेक्ट पड़ा, यानी कि जो आपका एक्सप्रेशन है जिसको हम ट्रांसक्रिप्शन बोलते हैं, एक्सप्रेशन को हम ट्रांसक्रिप्शन बोल देते हैं, ठीक है ना। यानी कि यहाँ से अब मान लो ये स्ट्रक्चरल जीन है, इस स्ट्रक्चरल जीन से आपका जो ट्रांसक्रिप्शन है, ये जो आपका ट्रांसक्रिप्शन हो रहा है, इस पे क्या इफेक्ट पड़ेगा, इसी को हम बोलेंगे एक्सप्रेशन। इसके बाद यहाँ से जो आपकी प्रोटीन बनती है, जो आपकी प्रोटीन बनती है स्पेसिफिकली जेड एंड वाई के लिए, जो कि आपकी जेड के लिए बीटा गैलेक्टोसाइडेज होती है, बीटा गैलेक्टोसाइडेज होती है, जबकि आपकी वाई के लिए लैक परमिएज होती है, लैक परमिएज होती है। ए का फंक्शन अननोन है तो ए के बारे में आपसे नहीं पूछा जाता। तो यहाँ पर क्या होगा कि आपका जो है एक तो आपसे पूछेगा कि एक्सप्रेशन हुआ या फिर नहीं हुआ, पहली कंडीशन। दूसरी कंडीशन आपसे पूछी जाती है फिनोटिपिक कंडीशन, ठीक है ना। आपसे कोई भी क्वेश्चन दे दिया जाएगा एंड पूछेंगे वे कि आप फिनोटिपिक कंडीशन बताओ कि फिनोटिपिक कंडीशन क्या होगी। अब ये फिनोटिपिक कंडीशन क्या होता है, तो जो आपके ये बीटा गैलेक्टोसाइडेज लैक परमिएज बना है, ये जो आपके प्रोडक्ट बने हैं, इस फिनोटिपिक म्यूटेशन में हम इन दोनों की एक्टिविटी चेक करेंगे, यानी कि बीटा गैलेक्टोसाइडेज आपका एक्टिव है, यानी कि सही बना है या फिर सही नहीं बना, यानी कि ये एक्टिव है या फिर नहीं है, ठीक है ना। तो हम ये 2 चीज़ देखने वाले हैं। आई होप आपको इतना समझ में आया होगा। तो देखो इसको थोड़ा सा अच्छे से समझने की कोशिश करो। मैं आपको बता देता हूँ कि स्टार्टिंग में मान लो आपका कोई एक वो लैक ओप्रोन मॉडल था। यहाँ पर आपको पता है रेगुलेटरी एलिमेंट, रेगुलेटरी जीन पाए जाएंगे, जो कि आपका क्या हो सकते हैं, आपके भी हो सकते हैं लैक आई, ठीक है ना, जिसको हमने लैक आई बोला था। ये लैक आई जीन एज ए रिप्रेसर की तरह काम करता है, इसका अपना एक प्रमोटर होता है, ये होता है आपका रेगुलेटरी जीन। इसके बाद क्या होता है कि आपका जो है ओप्रोन पाया जाता है। ओप्रोन कौन किस किस चीज़ से मिलकर बना हुआ होता है, एक प्रमोटर एंड एक आपका ऑपरेटर, एक प्रमोटर एक आपका ऑपरेटर, इसको हम रेगुलेटरी एलिमेंट बोलते हैं, इसको हम रेगुलेटरी एलिमेंट होते हैं। इससे फिजिकली अटैच होता है आपका स्ट्रक्चरल जीन, जो कि होता है आपका ZYA, ये आपका जो है फिजिकली अटैच होता है रेगुलेटरी एलिमेंट से, एंड इसको हम स्ट्रक्चरल जीन बोलते हैं। इसको हम क्या बोलेंगे, स्ट्रक्चरल जीन आपका बोला जाएगा। इतनी बात समझ में आ गई, बहुत ही अच्छी बात है। आपको ये भी पता है कि रेगुलेटरी एंजाइम, रेगुलेटरी एलिमेंट एंड स्ट्रक्चरल जीन को मिला करके हम एक ओप्रोन बोल देते हैं। इतनी बात भी आपको पता है। अब क्या होगा यहाँ पर, अब जो एग्जामिनर होता है, वो या तो पूछेगा आपसे एक्सप्रेशन के बारे में कि बताइए एक्सप्रेशन पे म्यूटेशन का क्या इफेक्ट पड़ा, या फिर आपसे पूछेगा फिनोटिपिक के बारे में कि बताइए फिनोटिपिक पे क्या प्रभाव पड़ा। बच्चे क्या होते हैं कि फिनोटिपिक एंड एक्सप्रेशन को एक साथ लेकर के चलते हैं, इसलिए कॉन्सेप्ट आते हुए भी वे क्या कर देते हैं, वे जो है अपने क्वेश्चन को गलत कर देते हैं। इसलिए आपको क्वेश्चन गलत नहीं करना, आपको 1 by 1 समझना है, इसलिए मैं आपको समझा रहा हूँ।
यहाँ पर क्या होगा कि जब इस स्ट्रक्चरल जीन का ट्रांसक्रिप्शन होगा, जब ट्रांसक्रिप्शन होगा तो आपको एक mRNA देखने को मिलेगा। इस ट्रांसक्रिप्शन होने को ही हम एक्सप्रेशन बोल देते हैं, इसको ही हम एक्सप्रेशन बोलेंगे। इतनी बात समझ में आ गई, बहुत अच्छी बात है। अब क्या होता है, स्पेसिफिकली एग्जामिनर आपसे जो है इम्पोर्टेंट 2 आगे की बात पूछता है कि बताइए जो जेड है, जेड से बनता है आपका बीटा गैलेक्टोसाइडेज, क्या बनेगा, बीटा गैलेक्टोसाइडेज। जबकि जो वाई है, वाई से बनेगा आपका लैक परमिएज, क्या बनेगा, लैक परमिएज। दोनों का काम क्या होता है, इसका काम होता है लैक्टोज को एलोलैक्टोज में चेंज करना, एंड दूसरा काम होता है इसका जो आपका लैक्टोज है उसका ब्रेक डाउन कराना, जो उसका ब्रेक डाउन कराना, वो भी बीटा 1,4 लिंकेज का। जबकि जो आपका लैक परमिएज है, लैक परमिएज का काम होता है आपका कि वो एज ए ट्रांसपोर्टर की तरह काम करता है, एज ए ट्रांसपोर्टर की तरह काम करता है। तो इन दोनों की एक्टिविटी को ही, ये दोनों क्या है, आपके प्रोडक्ट है, इस बात को याद रख लेना, ये दोनों आपके प्रोडक्ट हैं। एंड इन दोनों के प्रोडक्ट को ही, प्रोडक्ट की एक्टिविटी को, ठीक है ना, यानी कि ये सही से बने हैं या फिर सही से नहीं बने, इनकी एक्टिविटी को ही हम बोलते हैं फिनोटिपिक, इनकी एक्टिविटी को ही हम बोलेंगे फिनोटिपिक। तो या तो अब एग्जामिनर आपसे पूछेगा कि आपका एक्सप्रेशन में म्यूटेशन है या फिर फिनोटिपिक में म्यूटेशन है, ठीक ना। कभी कभी देखो ऐसा होता है कि आपका जो है mRNA जो बना है, जो आपका ट्रांसक्रिप्शन हुआ है, ये आपका सही बनता है, बट जो फिनोटिपिक होता है उसमें थोड़ी बहुत प्रॉब्लम आ जाती है। कैसे आएगी वो मैं आगे बताऊंगा, तो आपको यही चीज़ समझनी है। अब यहाँ पर क्या होगा, दूसरी कंडीशन सुनो। अब यहाँ पर हम जो है नॉर्मल कंडीशन या फिर म्यूटेशन कंडीशन इन टर्म का यूज नहीं करेंगे, इन टर्म का यूज नहीं करते हैं। इनके अलावा हम इसमें दूसरी टर्म का यूज करते हैं। जैसे कि अगर यहाँ पर लैक आई जीन नॉर्मल है, ठीक है ना, ये आपको नॉर्मल दिख रहा होगा। यहाँ पर आपको रेगुलेटरी एंजाइम्स है वो आपको नॉर्मल चमक रहा है, एंड स्ट्रक्चर जीन भी नॉर्मल आपको चमक रहा है। यहाँ पर देखो नॉर्मल है, अभी तक कोई म्यूटेशन नहीं हुआ ना, क्योंकि देखो याद रख लेना, अगर म्यूटेशन कंडीशन आती है तो उसको हम माइनस से डिनोट कर देते हैं। जैसे कि लैक आई है, अगर यहाँ पर म्यूटेशन होता तो इसको मैं माइनस से डिनोट कर देता, ऑपरेटर पे होता तो इसको मैं माइनस से, या फिर स्ट्रक्चर जीन में कहीं पर होता तो उसे माइनस से। तो यहाँ पर कहीं पर भी अभी तक हमारा जो है माइनस नहीं लगा हुआ, तो इसलिए ये आपका एक नॉर्मल जीन है, इसलिए ये आपका एक नॉर्मल जीन है। एंड इस नॉर्मल जीन को हम नॉर्मल ना कह करके हम क्या बोलेंगे यहाँ पर कि ये आपका इंड्यूसिबल है, ये आपका इंड्यूसिबल एक्सप्रेशन है, क्योंकि यहाँ पर जो है अब आपका mRNA जो बनेगा वो आपका इंड्यूसिबल बनना है, यानी कि आपका जो एक्सप्रेशन है वो इंड्यूसिबल है, ठीक है ना। ये बात आपको ध्यान रखनी है, इंड्यूसिबल, ठीक है ना, ये आपकी स्पेलिंग हो गई इंड्यूसिबल की। अब दूसरी बात आपको क्या ध्यान देनी है, अगर ये तो आपका एक्सप्रेशन में पूछ लिया कि इसका एक्सप्रेशन कैसा है, एक्सप्रेशन आप लिखोगे इंड्यूसिबल, एक्सप्रेशन आप कैसे लिखोगे, इंड्यूसिबल। फिनोटिपिक में अगर आपसे पूछ लिया जाएगा तब यहाँ पर आपको कोई भी किसी भी प्रकार का म्यूटेशन नहीं दिख रहा, तब आप यहाँ पर लिखोगे फिनोटिपिक के लिए कि बोथ आर एक्टिव, बोथ एक्टिव, ठीक ना, या फिर इंड्यूसिबल फॉर बीटा गैलेक्टोसाइडेज एंड लैक परमिएज। ये लिखने का तरीका है, ये लिखने का अभी मैं आपको तरीका बता रहा हूँ, ठीक ना, ये मैं लिखने का आपको तरीका बता रहा हूँ। तो या तो हम ये लिख सकते हैं, या तो हम ये लिख सकते हैं इसके लिए, या फिर दूसरा हम लिखेंगे कि ये इंड्यूसिबल है एंड बीटा गैलेक्टोसाइडेज एंड लैक परमिएज की एक्टिविटी जो है वो आपकी इसमें हो रही है, यानी कि बोथ आर एक्टिव, ठीक ना, बोथ आर एक्टिव, बीटा गैलेक्टोसाइडेज एंड लैक परमिएज। अब यहाँ पर और समझो, और थोड़ी सी कंडीशन समझो कि सबसे पहले यहाँ पर आपका क्या लिखा जा रहा है, सबसे पहले यहाँ पर एक्सप्रेशन लिखा जाएगा। नंबर 1 पे यहाँ पर आपका एक्सप्रेशन लिखा जाएगा, एंड नंबर 2 पे आपका फिनोटिपिक लिखा जाएगा, ठीक है ना। इसी प्रकार से हम लिखेंगे, यानी कि नंबर 1 ये, नंबर 2 ये। तो ये तो था नॉर्मल कंडीशन में।
अब अगर आपके म्यूटेशन कंडीशन आ जाती है तो म्यूटेशन कंडीशन में क्या होगा, जैसे आपके म्यूटेशन कंडीशन आ गई, किसी भी आप कह सकते हो लैक आई में आ गई, ऑपरेटर पे आ गई, तो जिसमें भी म्यूटेशन कंडीशन आएगी यहाँ पर हम माइनस का चिन्ह लगा देंगे। यहाँ पर हमने मान लो ये आपका माइनस का चिन्ह लगा दिया, ठीक है ना। अब हम इसको क्या लिख सकते हैं, अब हम इसको क्या लिख सकते हैं, तो ये क्या हो सकता है, देखो लैक आई यहाँ पर ओके है, कोई आपका म्यूटेशन नहीं है, प्रमोटर आपका जो है यहाँ पर एंड आपका ऑपरेटर ओके है, यानी कि ये दोनों अगर ओके हैं, ये भी ओके ये भी ओके, तब ही हम इसको लिखेंगे इंड्यूसिबल, तब हम इसको क्या लिखेंगे, इंड्यूसिबल लिखेंगे, यानी कि एक्सप्रेशन आपका होगा, एक्सप्रेशन होगा। लेकिन अब यहाँ पर क्या होगा कि जो जेड जीन है, जो आपका जेड जीन है, ये जेड जीन का जो प्रोडक्ट मिलेगा बीटा गैलेक्टोसाइडेज, ये जो बीटा गैलेक्टोसाइडेज मिलेगा ये आपको नहीं मिल पाएगा, ये आपको नहीं मिल पाएगा, ठीक है ना। तो अब हमको इसी चीज़ को समझना है कि किस प्रकार से हम इसको समझ सकते हैं। तो चलिए आइए पहले बात करते हैं स्ट्रक्चरल जीन म्यूटेशन की, कि आपका स्ट्रक्चरल जीन म्यूटेशन क्या होता है। यानी कि पहले वाले की बात करेंगे जो कि आपका है स्ट्रक्चरल जीन म्यूटेशन, स्ट्रक्चरल जीन म्यूटेशन। तो यहाँ पर हम एक अपना लैक ऑपरोन बना लेंगे, यहाँ पर हमने एक अपना लैक ऑपरोन बना लिया, ये आपका था जेड, ये था आपका वाई, ये है आपका जो है वो ए, ठीक है ना। यहाँ पर आपका ऑपरेटर एंड प्रमोटर, यहाँ पर आपका ऑपरेटर एंड आपका प्रमोटर है। एक मिनट में इसको ज़रा सही कर देता हूँ, ठीक है ना। ये आपका क्या है, ये आपका है ऑपरेटर एंड ये रहा आपका प्रमोटर जो कि फिजिकली अटैच है। यहाँ पर आपका लैक आई जीन है, ठीक है ना, यहाँ पर लैक आई जीन है, तो आप इस बात को भी याद रख लेना। मैं यहाँ पर सही बना रहा हूँ इसको, लैक आई, ठीक है ना, कभी कभी हो जाता है लिखने में। तो यहाँ पर है लैक आई जीन, लैक आई जीन, इसका खुद का अपना एक प्रमोटर है। अब क्या हुआ, स्ट्रक्चरल जीन की बात कर रहे हैं, तो स्ट्रक्चरल जीन में मान लो पहले इन्होंने ये काम किया कि लैक आई ये आपका नॉर्मल कंडीशन में, जो आपका प्रमोटर है वो भी नॉर्मल कंडीशन में, लेकिन यहाँ पर इन्होंने जेड में जो है म्यूटेशन कर दिया, जेड में आपका जो है म्यूटेशन कर दिया। एंड आपसे अब पूछ लिया जाएगा कि इसका सबसे पहली बात तो इसका एक्सप्रेशन क्या होगा, नंबर 1 एक्सप्रेशन क्या होगा, दूसरा इसका जो है फिनोटिपिक क्या होने वाला है, दूसरा इसका फिनोटिपिक क्या रिजल्ट आपको मिलेगा। तो दोनों रिजल्ट आपसे पूछ सकता है, और हो सकता है कि केवल आपसे फिनोटिपिक पूछ लें, या फिर हो सकता है कि आपसे जो है वो एक्सप्रेशन ही पूछ लें। तो अब आपको एग्जाम में जो क्वेश्चन आया है उस पर ध्यान देना है कि आपसे एक्सप्रेशन पूछा गया है या फिर फिनोटिपिक पूछा गया है। तो यहाँ पर एक्सप्रेशन, अब आप मुझे बताओ एक्सप्रेशन क्या होगा। लैक आई नॉर्मल है, आपका जो प्रमोटर ऑपरेटर है वो नॉर्मल है, यानी कि यहाँ पर जो ट्रांसक्रिप्शन होगा वो आपका नॉर्मल होने वाला है। एंड नॉर्मल को हम क्या लिखेंगे, नॉर्मल को हम लिखेंगे इंड्यूसिबल, नॉर्मल को क्या लिखेंगे हम, इंड्यूसिबल हम लिखेंगे, ये रहेगा आपका इंड्यूसिबल। एंड फिनोटिपिक में आप क्या होगा, जब यहाँ से आपकी प्रोटीन बनेगी तब आपका जो जेड डीएनए, ये जो जेड डीएनए है बीटा गैलेक्टोसाइडेज, जब ये म्यूटेशन है तो ये बताओ अब आप मुझे बीटा गैलेक्टोसाइडेज बनेगा या फिर नहीं बनेगा। तो आंसर है बीटा गैलेक्टोसाइडेज सही से नहीं बन पाएगा। प्रोटीन बनेगी, याद रख लेना, प्रोटीन बनेगी बट वो बीटा गैलेक्टोसाइडेज नहीं होगी, ठीक है ना, प्रोटीन बनेगी बट वो बीटा गैलेक्टोसाइडेज नहीं होगी। तो ऐसी प्रोटीन का बनना क्या एंड आपका ना होना आपका एक सा है, कि आपका अगर बीटा गैलेक्टोसाइडेज होगा तभी तो वो हमारा काम का है। अब वो अदर देन बीटा गैलेक्टोसाइडेज बना रहा है, तो ऐसा हमारा क्या काम है, ठीक है ना। तो फिनोटिपिक में हम क्या क्या लिख सकते हैं, हम यहाँ पर देखो एक तो लिख सकते हैं कि आपकी जो है वो कमी आ रही है बीटा गैलेक्टोसाइडेज की, यानी कि लॉस ऑफ बीटा गैलेक्टोसाइडेज। पहला इसको हम कर सकते हैं लॉस ऑफ बीटा गैलेक्टोसाइडेज, बीटा गैलेक्टोसाइडेज ये भी लिख सकते हैं, ठीक है ना, बीटा गैलेक्टोसाइडेज। या फिर हम लिख सकते हैं कि एक्टिविटी ओनली फॉर लैक परमिएज, इतना लिख सकते हैं, ठीक है ना। इस प्रकार से हम इसका रिजल्ट दे सकते हैं। तो रिजल्ट आपके हाथों में है, बट आपको ध्यान देना है कि अगर आपसे एक्सप्रेशन एंड फिनोटिपिक एक साथ पूछा गया है
फिनोटिपिक एंड एक्सप्रेशन एक साथ पूछा गया है, तब आपको स्टार्टिंग में एक्सप्रेशन रखना है, दूसरे नंबर पे आपको फिनोटिपिक रखना है। किस प्रकार से फिर इसको रख सकते हो, आप लिखोगे तब वहाँ पर इंड्यूसिबल फॉर लैक परमिएज एक्टिविटी, इंड्यूसिबल फॉर लैक परमिएज एक्टिविटी, ठीक है ना। इस प्रकार से आप इसको रख सकते हो। तो ये था आपका पहला केस स्ट्रक्चरल जीन म्यूटेशन में। अब मैं यहीं पर आपसे पूछता हूँ, आप मुझे बताओगे कि मैंने क्या काम किया है। सेकंड क्वेश्चन मैं आपको दे रहा हूँ कि आपका जो है ये मान लो Z है, ये आपका जो है Y है, ये आपका जो है A बना दिया। इसी के साथ साथ ये आपका ऑपरेटर इससे ही अटैच होता है फिजिकली, प्रमोटर, एंड देन ये आपका लैक आई है, ये आपका लैक आई है। अब यहाँ पर लैक आई आपका बिल्कुल सही है, लैक आई आपका बिल्कुल सही है, ओके है, प्रमोटर ऑपरेटर सही है, जेड आपका ओके है, लेकिन वाई जीन में हमने कर दिया म्यूटेशन, वाई जीन में हमने कर दिया म्यूटेशन। तब इसका रिजल्ट क्या रहेगा, एक्सप्रेशन क्या रहेगा, जो आपका एक्सप्रेशन है एंड इसके बाद जो आपका फिनोटिपिक है उसके रिजल्ट क्या रहेंगे। तब आप लिख सकते हो कि एक्सप्रेशन इसका इंड्यूसिबल रहेगा, एक्सप्रेशन क्या रहेगा, एक्सप्रेशन इसका इंड्यूसिबल रहेगा। जबकि जो फिनोटिपिक है तो यहाँ पर लिखोगे एक्टिविटी ओनली फॉर बीटा गैलेक्टोसाइडेज, क्योंकि यहाँ पर जेड जीन है तो यहाँ पर आप लिखोगे एक्टिविटी फॉर, यहाँ पर ओनली ना लगा करके, ओनली मत लगाना क्योंकि आपका ए जीन भी है, यहाँ पर आप लगा सकते हो कि एक्टिविटी फॉर बीटा गैलेक्टोसाइडेज, एक्टिविटी फॉर बीटा गैलेक्टोसाइडेज। जबकि यहाँ पर दूसरा ये भी लिख सकते हो कि यहाँ पर आपका जो लैक परमिएज है वो आपका अब्सेंस रहेगा, वो आपका अब्सेंस रहेगा, या फिर उसकी जो एक्टिविटी है वो यहाँ पर खो गई है, वो आपकी खो गई है, ठीक है। इसके बाद मैं आपसे अगर यहीं पर इसको दूसरे कंडीशन में पूछ लूँ, दूसरे कंडीशन में ये पूछ लेता हूँ कि मान लो मैंने यहाँ पर आपका वाई जीन भी कर दिया म्यूटेंट एंड जेड जीन भी कर दिया म्यूटेंट, ये दोनों कर दिए म्यूटेंट। इसके बाद आप क्या लिखोगे, ठीक है ना, एक्सप्रेशन पे क्या इफेक्ट पड़ेगा, फिनोटिपिक पे क्या आपका जो है इफेक्ट पड़ेगा। तब आप इसको लिखोगे कि ये एक इंड्यूसिबल है बट विदाउट एनी, या फिर विदाउट एनी बीटा गैलेक्टोसाइडेज एंड लैक परमिएज एक्टिविटी। इंड्यूसिबल तो है, इंड्यूसिबल वट विदाउट बीटा गैलेक्टोसाइडेज एंड लैक परमिएज एक्टिविटी, ठीक ना। तब आप इसको इस प्रकार से लिख सकते हो। और अगर यहीं पर मैं इसी केस को बदल दूं, ठीक है ना, इसी केस को बदल दूं, इन दोनों को मैं पॉजिटिव कर दूं। पॉजिटिव का मतलब है कि आपका म्यूटेशन नहीं है, पॉजिटिव का मतलब है कि म्यूटेशन नहीं है। तब यहाँ पर ये इसका रिजल्ट क्या होगा, तब इसका रिजल्ट होगा कि इंड्यूसिबल फॉर बोथ बीटा गैलेक्टोसाइडेज एंड लैक परमिएज एक्टिविटी। तब इसका आंसर ये होगा इंड्यूसिबल का मतलब मैंने आपको क्या बताया है, इंड्यूसिबल का मतलब होता है नॉर्मल कंडीशन, यानी कि इंड्यूसिबल फॉर बोथ बीटा गैलेक्टोसाइडेज एंड लैक परमिएज एक्टिविटी, ठीक है ना। आप इस प्रकार से इसको लिख सकते हो, क्योंकि यहाँ पर देखो जैसे ये नॉर्मल होंगे तब यहाँ पर आपको जो है बीटा गैलेक्टोसाइडेज भी मिलेगा एंड आपको जो है वो लैक परमिएज भी मिलने वाला है, क्योंकि यहाँ से होगा एक्सप्रेशन में आपको mRNA मिलेगा, देन आपको जो है वो आपको बीटा गैलेक्टोसाइडेज एंड आपको जो है वो लैक परमिएज दोनों मिलने वाले हैं, ठीक है ना। तो ये थी आपकी अभी तक हम नॉर्मल हैप्लॉइड कंडीशन पढ़ रहे हैं। अगर ऐसे ना आए एग्जाम में तो आपका देखो इसको रिप्रेजेंट करने का तरीका क्या होता है। इसको हम इस प्रकार से भी लिख सकते हैं कि ये बनेगा आपका आई, यहाँ पर ऑपरेटर ले आते हैं, यहाँ पर जेड ले आएंगे, यहाँ पर वाई ले आएंगे, यहाँ पर आपका ए ले आएंगे,
ठीक है ना। इसको हम इस प्रकार से भी लिख सकते हैं। अब जैसे हमने इस प्रकार से लिखा, अगर हमको इसी में ही म्यूटेशन केस दिखाना हो, जैसे जेड में दिखाना है तो हम इसमें कर देंगे जेड माइनस, ठीक है ना, जेड माइनस। बाई पे दिखाना है तो बाई माइनस। अब यहाँ पर देखो अगर माइनस लगा हुआ है तो एग्जामिनर आपको जो है यहाँ पर पॉजिटिव दे भी सकता है, नहीं भी दे सकता। मतलब ये पॉजिटिव लिखा हुआ दे भी सकता है या फिर नहीं दे सकता। तो इसका मतलब ये समझ लेना कि अगर यहाँ पर नॉर्मल खाली ऐसे छोड़ दिया यानी कि ये आपका कोई भी म्यूटेशन यहाँ पर नहीं है। अब यहाँ पर आप एक चीज़ और देख रहे होंगे कि यहाँ से इन्होंने प्रमोटर को गायब कर दिया, प्रमोटर को गायब कर दिया। इसका मतलब ये है कि ये जो प्रमोटर है ये भी आपका सही है, इसमें कोई म्यूटेशन नहीं है, इसमें कोई म्यूटेशन नहीं है। यानी कि जिस केस में म्यूटेशन होगा, जिस केस में म्यूटेशन होगा उसको एग्जामिनर रिप्रेजेंट जरूर करेगा एंड उसके ऊपर जो है सुपर स्क्रिप्ट में आपका माइनस चिन्ह लगाएगा, ठीक है ना। एंड ये केस है आपका हैप्लॉइड का, ये केस है आपका हैप्लॉइड का। इतनी बात समझ में आ गई, बहुत अच्छी बात है। तो ये था आपका स्ट्रक्चरल जीन म्यूटेशन के केस के बारे में। अब आपसे जेड का पूछ ले या फिर बाई का पूछ ले, अब आप बता दोगे। इतनी बात समझ में आ गई है ना। अब बढ़ते हैं दूसरे के लिए जो कि आपका रेगुलेटरी जीन, जो कि आपका रेगुलेटरी जीन दूसरे टाइप का ही। अब रेगुलेटरी जीन में क्या होता है, मान लो मैं इसका यहाँ पर बना रहा हूँ, यहाँ पर बना रहा हूँ, ये आपका जो है लैक आई जीन है, ये लैक आई जीन है। इसका अपना एक प्रमोटर होता है, इसका अपना एक प्रमोटर होता है। यहाँ पर आपको प्रमोटर, ऑपरेटर, इसके बाद यहाँ पर स्ट्रक्चरल जीन देखने को मिलेंगे जो कि कौन कौन से होते हैं, जो कि होते हैं आपका वाई, यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ जेड वाई ए, जेड वाई ए, ये आपके यहाँ पर 3 जीन होते हैं, ठीक है ना। एंड हमें क्या देखना, हमें देखना है रेगुलेटरी जीन में म्यूटेशन, रेगुलेटरी जीन में म्यूटेशन देखना है। यानी कि जो हमारा रेगुलेटरी जीन है वो हमारा क्या है, ये वाला है, रेगुलेटरी जीन हमारा ये वाला है। अब नॉर्मल कंडीशन में जो लैक आई है वो क्या काम कर रहा था, लैक आई से आपका जो है mRNA बनेगा, mRNA बनने के बाद ये एक प्रोटीन बना रहा था जिसको हम बोलेंगे लैक रिप्रेसर प्रोटीन, लैक रिप्रेसर प्रोटीन जिसको हमने बोला था। ये लैक रिप्रेसर प्रोटीन जो होती है, याद रख लेना, ये लैक रिप्रेसर प्रोटीन होमोटेट्रामर होती है। कैसी होती है, होमोटेट्रामर होती है। एंड ये होमोटेट्रामर जब होती है तो ये क्या काम करती है, ये ऑपरेटर से जाकर के बाइंड होती है जर्नल कंडीशन में, जर्नल कंडीशन में ऑपरेटर से जाकर के यहाँ पर ये इस प्रकार से बाइंड हो रही है, ठीक है ना, ये आपकी इस प्रकार से बाइंड हो रही है। और जैसे ही ये बाइंड हो रही है तो ये जो प्रमोटर वाला पार्ट है उसके पार्ट को भी, उसके न्यूक्लियोटाइड को भी हाइड कर रही है। तो रिजल्ट आपका ओवरऑल ये होगा कि यहाँ पर आरएनए आकर के बाइंड नहीं कर पा रहा, नहीं कर पा रहा, तो यहाँ पर आपका ट्रांसक्रिप्शन भी नहीं होगा, ट्रांसक्रिप्शन भी आपका नहीं होने वाला था, ठीक है ना। और जब ट्रांसक्रिप्शन नहीं हो रहा था तो इसी को हमने स्विच ऑफ बोला था, इसी को क्या बोला था, स्विच ऑफ बोला था। लेकिन अब यहाँ पर क्या हुआ, अब यहाँ पर क्या हुआ भाई साहब, हमने लैक आई जीन में कर दिया आपका म्यूटेशन, लैक आई जीन में हमने आपका कर दिया म्यूटेशन। तो जब हमने ये म्यूटेशन करा तो यहाँ पर जो आपका लैक रिप्रेसर प्रोटीन बनी है, लैक रिप्रेशन प्रोटीन बनी है, एक्चुअल में वो सही से नहीं बन पाएगी, सही से नहीं बन पाएगी और उसका कुछ शेप जो है आपको कुछ इस प्रकार से मिलेगा, ठीक है ना। जब इस प्रकार से शेप आपको मिलेगा तो ये क्या काम करेगा, ये क्या काम करेगा, ध्यान देने की कोशिश करो। अब ये आपका जाकर के बाइंड नहीं हो पाएगा, अब ये आपका ऑपरेटर पे जाकर के बाइंड नहीं हो पाएगा, ठीक है ना। अब ये आपका ऑपरेटर पे जाकर के बाइंड नहीं हो पाएगा एंड ये आपका जो है यहीं पर ही रह जाएगा सेल के अंदर कुछ इस प्रकार से, ठीक है ना, इस प्रकार से, ठीक है। तो अब यहाँ पर क्या होगा, ऑपरेटर आपका जो है वो ओपन रहेगा, यानी कि ऑपरेटर पर कोई चीज़ बाइंड नहीं है। अब आपका आराम से यहाँ पर जो है आरएनए पॉलीमरेज आकर के बाइंड होगा, आरएनए पॉलीमरेज आकर के यहाँ पर बाइंड हो जाएगा, ठीक है ना। चाहे याद रख लेना, चाहे आपका लैक्टोज अब प्रेजेंट हो या ना हो, लैक्टोज आपका प्रेजेंट हो या फिर आपका अब्सेंट हो, अब कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई इफेक्ट नहीं पड़ता, ठीक
ठीक है ना। ये आरएनए पॉलीमरेज अब यहाँ पर आपका आकर के बाइंड होगा। अब जब यहाँ पर आपका प्रमोटर से आरएनए पॉलीमरेज आकर के बाइंड हो रहा है तब ये आपका एमआरएनए बनाएगा एंड एमआरएनए से आपकी जो है प्रोटीन बनती रहेगी, एमआरएनए से आपकी प्रोटीन बनती रहेगी। इतनी बात समझ में आ गई, बहुत अच्छी बात है। अब यहाँ पर ये क्या होगा कि आपका जो है आरएनए पॉलीमरेज इससे कॉन्स्टिट्यूटिवली बाइंड रहेगा, ठीक है ना, यानी कि हमेशा के लिए बाइंड रहेगा, चाहे आपका लैक्टोज प्रेजेंट हो या फिर ना हो, क्योंकि इसको रोकने वाला, इस आरएनए बाइंडिंग को रोकने वाला कौन था, रोकने वाला था आपका लैक रिप्रेसर, ठीक है ना, लैक रिप्रेसर प्रोटीन थी, वही आपकी डिफेक्टिव हो चुकी है, वही आपकी डिफेक्टिव हो चुकी है। यानी कि अब इसका जो आपको एक्सप्रेशन है, इसका जो एक्सप्रेशन है वो आपको कॉन्स्टिट्यूटिवली मिलने वाला है। वो कैसा मिलने वाला है, वो आपको मिलेगा कॉन्स्टिट्यूटिवली, कॉन्स्टिट्यूटिवली अब इसका जो है आपको एक्सप्रेशन मिलेगा, ठीक है ना। जबकि जो कि इसका फिनोटिपिक रहेगा, फिनोटिपिक कैसा रहेगा, वो ऑलवेज, याद रख लेना, ऑलवेज एक्टिव रहेगा। यानी कि अगर यहाँ पर स्ट्रक्चरल जीन में कोई भी म्यूटेशन नहीं है तो फिनोटिपिक क्या रहेगा, ऑलवेज एक्टिव, यानी कि ऑलवेज एक्टिव फॉर बीटा गैलेक्टोसाइडेज एंड लैक परमिएज, ठीक है ना। इसको हम लिख सकते हैं ऑलवेज, ऑलवेज एक्टिव, ऑलवेज एक्टिव, ऑलवेज एक्टिव फॉर बीटा गैलेक्टोसाइडेज, बीटा गैलेक्टोसाइडेज एंड लैक परमिएज, एंड लैक परमिएज, ठीक है ना। इस प्रकार से हम इसको लिख सकते हैं। आई बात समझ में। या फिर अगर हम इसको एक साथ लिखना चाहें तो किस प्रकार से लिख सकते हैं, कॉन्स्टिट्यूटिव, याद रख लेना, सबसे पहले एक्सप्रेशन का आएगा, यानी कि कॉन्स्टिट्यूटिव फॉर बोथ, ठीक ना। बोथ का मतलब यहाँ पर समझ जाओ, बोथ का मतलब है बीटा गैलेक्टोसाइडेज एंड लैक परमिएज एक्टिविटी से, यानी कि इसका रिजल्ट क्या आएगा, कॉन्स्टिट्यूटिव फॉर बोथ, ठीक है ना। तो आपको जो है ये चीज़ याद रखनी है। अब इसका हम रिप्रेजेंटेशन कैसे कर सकते हैं, इसको हम किस प्रकार से लिख सकते हैं, वो थोड़ा सा यहाँ पर देखने की कोशिश करो। इसको हम लिख सकते हैं आई ओ जेड वाई ए, ठीक है ना, जेड वाई ए, एंड आई आपका जो है म्यूटेशन है, तो हम इस प्रकार से इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं। एग्जामिनर आपसे ये चीज़ दे करके पूछ लेगा। अभी याद रख लेना, हम हैप्लॉइड कंडीशन पढ़ रहे हैं, डिप्लॉइड कंडीशन हम कल के लेक्चर में पढ़ेंगे, ठीक है ना। तो यहाँ पर आपको क्या मिल रहा है, यहाँ पर अब आपको ये नहीं देखना कि लैक्टोज प्रेजेंट है या फिर अब्सेंट है, ये आपका ऑलवेज कॉन्स्टिट्यूटिव मैनर में चलेगा, एक्सप्रेशन आपका कॉन्स्टिट्यूटिव होगा, एंड जो आपकी बीटा गैलेक्टोसाइडेज है एंड लैक परमेज है उनकी एक्टिविटी आपकी चलती रहेगी, ठीक है ना। इतनी बात समझ में आ गई, बहुत अच्छी बात है। अब अगर मैं यहीं पर आपको एक और क्वेश्चन दूं, ठीक है ना, रेगुलेशन जीन से ही वो क्वेश्चन क्या है कि मान लो यहाँ पर मैंने जो है आपके लिए एक डायग्राम बना दिया। मैं यहाँ पर देखो आपके लिए डायग्राम बना रहा हूँ समझाने के लिए। एग्जामिनर आपसे डायग्राम बना भी सकता है, नहीं भी बना सकता, वो आपको डायरेक्ट, जैसे कि मैंने ये सिंगल लेटर कोड में लिखा है, आपको इस प्रकार से दे देगा, ठीक है ना। लेकिन मैं आपको समझाने के लिए यहाँ पर डायग्राम बना रहा हूँ, क्योंकि अभी आप प्रिपेरेटरी फेज में हो, ठीक है ना, अभी आप सीखने वाले फेज में हो, उस बात को याद रख लेना। यहाँ पर देखो, यहाँ पर ये आपका एक प्रमोटर होता है, मैं इसको सही से बना ही देता हूँ। ये आपका एक प्रमोटर होता है, एंड ये प्रमोटर किसका है, लैक आई जीन का, लैक आई जीन का प्रमोटर है। ये आपका ये आपका कैसा है, ये आपका जो है म्यूटेंट कंडीशन में है, ये आपका म्यूटेंट कंडीशन में है। यहाँ पर आपका प्रमोटर एंड ऑपरेटर, यहाँ पर आपका प्रमोटर एंड ऑपरेटर है। इसके बाद यहाँ पर स्ट्रक्चरल जीन है जो कि ZYA है, ZYA है। अब ये आपके 3 स्ट्रक्चरल जीन है। अब मान लो मैंने यहाँ पर क्या काम किया कि मैंने यहाँ पर एक और म्यूटेशन कर दिया स्ट्रक्चरल जीन में, जो कि आपका Z जीन है, जो कि आपका Z जीन है। तो अब आप मुझे बताओ कि इसका एक्सप्रेशन क्या रहेगा। पहली बात इसका एक्सप्रेशन क्या रहेगा, एंड दूसरी बात इसका फिनोटिपिक रिजल्ट क्या मिलने वाला है, फिनोटिपिक रिजल्ट क्या मिलने वाला है, ठीक है ना। 1 मिनट सोचो तब मुझे बताओ,
आई होप आपने सोच लिया होगा, ठीक है ना। सोचा तो अच्छी बात, ना सोचा तो और भी अच्छी बात। तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर क्या पता लग रहा है कि लैक आई जब आपका जो है वो आपका क्या है, वो आपका जो है म्यूटेंट है, तो एक्सप्रेशन तो यहाँ पर आपका क्या होने वाला है, कॉन्स्टिट्यूटिव ही रहेगा। एक्सप्रेशन आपका हमेशा कॉन्स्टिट्यूटिव ही रहेगा, यानी कि लगातार आपका रहने वाला है, ठीक है ना। कॉन्स्टिट्यूटिव को मैं CONSTI ही लिख रहा हूँ, तो आप समझ जाना कि कॉन्स्टिट्यूटिव है। जबकि फिनोटिपिक में क्या होने वाला है, फिनोटिपिक में देखो कि यहाँ से बनेगा आपका mRNA, यहाँ से बनेगा mRNA से क्या बनेगा। अब मुझे बताओ कि जो आपका बीटा गैलेक्टोसाइडेज है क्या वो बन पाएगा, बीटा गैलेक्टोसाइडेज है क्या वो बन पाएगा, या फिर जो लैक परमिएज है इनमें से क्या बन पाएगा, लैक परमिएज इनमें से क्या बन पाएगा। तो आप कहोगे कि सर यहाँ पर जेड जीन जो है वो म्यूटेंट है, तो यहाँ पर जो है बीटा गैलेक्टोसाइडेज नहीं बनेगा, बीटा गैलेक्टोसाइडेज नहीं बनेगा, बट लैक परमिएज बनेगा, लैक परमिएज बनेगा। तो फिनोटिपिक में हम लिख सकते हैं कि आपका एक्टिव फॉर लैक परमिएज, क्या लिख सकते हैं, एक्टिव फॉर लैक परमिएज। और इसको हम लिख सकते हैं कि लॉस ऑफ बीटा गैलेक्टोसाइडेज एक्टिविटी, या फिर इसको हम लिख सकते हैं लॉस ऑफ बीटा गैलेक्टोसाइडेज एक्टिविटी, इतना हम लिख सकते हैं इसको, ठीक है ना। और अगर मैं अब ये कहूँ कि भाई साहब ऐसा है, मुझको दोनों को एक साथ लिख करके दिखाओ, एक्सप्रेस को भी एंड फिनोटिपिक को भी, तो अब आप इसको लिख सकते हो इस प्रकार से। देखो लिखने का तरीका देखो, कॉन्स्टिट्यूटिव फॉर लैक परमिएज, आप इसको इस प्रकार से लिख सकते हो, लैक परमिएज, ठीक है ना, मिएज। यहाँ पर क्या होता है, मैं माउस से लिखता हूँ इसलिए मैं थोड़ा सा शॉर्ट में लिखने की कोशिश करता हूँ, ठीक है ना। और इसको हम इस प्रकार से भी लिख सकते हैं, या फिर इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि कॉन्स्टिट्यूटिव फॉर लैक परमिएज बट, यहीं पर मैं आगे इसको बढ़ा रहा हूँ, बट नॉट एक्टिव फॉर बीटा गैलेक्टोसाइडेज, बट नॉट एक्टिव फॉर बीटा गैलेक्टोसाइडेज, ठीक है ना। इतनी बात याद आ गई, इतनी बात याद रहेगी ना, इतनी बात अगर याद रहेगी तो बहुत ही अच्छी बात है। अब मैं यहीं पर आपको जो है एक केस और दे रहा हूँ, उस केस को बड़े ही ध्यान से सुनना। इसको देखो, पहले मैं इसकी रिप्रेजेंटेशन बना देता हूँ कि इसको हम किस प्रकार से लिख सकते हैं। आपको रिप्रेजेंटेशन या फिर क्वेश्चन में इस प्रकार से आएगा, I माइनस, यहाँ पर आपको इस बार मैं P भी दे रहा हूँ, O जेड माइनस, इसके बाद Y एंड A, इस प्रकार से भी दे सकता है। तो इसको हम इस प्रकार से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ठीक है ना, इस प्रकार से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। या फिर अगर इसी को मैं एक और अक्षरों में लिख सकता हूँ कि P पे मैंने पॉजिटिव लगा दिया, O पे मैंने पॉजिटिव लगा दिया, एंड Y पे भी मैंने पॉजिटिव, एंड A पे भी आपका पॉजिटिव लग गया, ठीक है ना। ये आपका पॉजिटिव है, मल्टीप्लाई नहीं है, ठीक है। तो हम इसको इस प्रकार से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। आ रहा है ना समझ में। अभी हम आपके किस जीन पे चल रहे हैं, रेगुलेटरी जीन पे ही चल रहे हैं। अब मैं यहाँ पर आपको एक और केस दे देता हूँ, ठीक है ना, एक और केस दे देता हूँ रेगुलेटरी जीन से ही रिलेटेड। क्या है वो कि यहाँ पर देखने की कोशिश करो, यहाँ पर मैंने इसको कर दिया इस प्रकार से, एंड यहाँ पर आपका लैक आई है, क्या है बोला, लैक आई जीन है जो कि म्यूटेंट है, जो कि आपका म्यूटेंट कंडीशन में है। जबकि यहाँ पर आपका प्रमोटर एंड आपका ऑपरेटर पाए जा रहे हैं, प्रमोटर एंड ऑपरेटर, ये आपका जेड, ये आपका वाई, ये आपका ए, ठीक है ना, ये जीन आपके पाए जा रहे हैं। इस लैक का आपको पता है अपना एक प्रमोटर पाया जाता है। यहाँ पर अब मैंने जो किया है लैक आई म्यूटेंट कर दिया एंड बाई म्यूटेंट कर दिया। अब मुझे आप इसका जो है रिजल्ट बता दो डायरेक्ट, एक्सप्रेशन क्या होगा एंड आपका फिनोटिपिक क्या होगा। तो रिजल्ट आप मुझे बता दो। जब आप रिजल्ट देखोगे तो लैक आई है, लैक आई का मतलब है कि आपका जो है ऑपरेटर से अब लैक रिप्रेसर प्रोटीन बाइंड नहीं होगी, यानी कि एक्सप्रेशन आपका कॉन्स्टिट्यूटिव रहेगा। तो सबसे पहले लिखेंगे हम कॉन्स्टिट्यूटिव,
कॉन्स्टिट्यूटिव। अब यहाँ पर देखो वाई म्यूटेंट है यानी कि लैक परमिएज नहीं बन पाएगा। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं कॉन्स्टिट्यूटिव फॉर क्या बन रहा है, जेड, यानी कि बीटा गैलेक्टोसाइडेज बन रहा है। तो कॉन्स्टिट्यूटिव फॉर बीटा गैलेक्टोसाइडेज। अगर इसको आगे बढ़ाना चाहेंगे तो लिख सकते हैं बट नो या फिर नोट लैक परमिएज एक्टिविटी, बट नो, इसको नो करेंगे, नो लैक परमिएज एक्टिविटी। इस प्रकार से अगर आपसे यहाँ पर जीनोटिपिक एंड फिनोटिपिक दोनों बात पूछी गई हैं तो आप ये वाला रिजल्ट लिखोगे। अगर यहाँ पर आपसे केवल और केवल फिनोटिपिक पूछ लिया जाता तब आप यहाँ पर क्या लिखते हैं, तब यहाँ पर आप लिखते कि जो जेड है ये बीटा गैलेक्टोसाइडेज है, बीटा गैलेक्टोसाइडेज एक्टिवली या फिर परमानेंट एक्टिव, ठीक है ना। बीटा गैलेक्टोसाइडेज यानी कि बीटा गैलेक्टोसाइडेज परमानेंटली एक्टिव रहेगा, यानी कि बीटा गैलेक्टोसाइडेज एक्टिविटी फॉर परमानेंट, ठीक है ना, बीटा गैलेक्टोसाइडेज एक्टिवली परमानेंट। इस प्रकार से आप फिनोटिपिक में लिख सकते हो। इतनी बात समझ में आ गई, बहुत अच्छी बात है। तो ये था आपका रेगुलेटरी जीन के लिए। अब रेगुलेटरी जीन में एक और कंडीशन आती है, वो कंडीशन देखने की कोशिश करो जिसको हम रेगुलेटरी जीन म्यूटेशन में लिखते हैं सुपर रिप्रेसर। जिसको क्या लिखते हैं, जिसको हम लिखते हैं सुपर मैं स्पेलिंग लिख रहा हूँ सही से, रिप्रेसर, ठीक है ना। ये आपका सुपर रिप्रेसर की कंडीशन। यहाँ पर क्या होता है, देखने की कोशिश करो कि मान लो ये आपका मैंने बना दिया यहाँ पर लैक आई, ठीक है ना, लैक आई बना दिया। इसका अपना एक प्रमोटर है तो इधर मैंने बना दिया प्रमोटर, ठीक है ना। यहाँ पर आपका जो है प्रमोटर एंड ऑपरेटर दोनों है, प्रमोटर एंड ऑपरेटर आपके दोनों हैं। जीन बना देता हूँ वाई जेड, यहाँ पर देखो सॉरी जेड वाई ए, ये आपके स्ट्रक्चरल जीन है। अब सुपर रिप्रेसर का क्या मतलब है कि यहाँ पर लैक आई जीन जो होता है, जो आपका लैक आई जीन होता है, सुपर स्क्रिप्ट में हम इसके एस लिखते हैं, इसके सुपर स्क्रिप्ट में हम एस लिखते हैं। इतनी बात समझ में आ गई, बहुत ही अच्छी बात है। अब यहाँ पर देखो इस एस का मतलब क्या है, इस एस का मतलब क्या होता है। तो इस एस का मतलब देखने की कोशिश करो कि यहाँ पर जो है आपका एक ट्रांसक्रिप्शन से एमआरएनए बनेगा एंड एमआरएनए बनने के बाद जो आपका एमआरएनए बनने के बाद जो यहाँ पर लैक रिप्रेसर प्रोटीन बननी थी, जो यहाँ पर लैक रिप्रेसर प्रोटीन बननी थी, वहाँ पर क्या होगा कि ये जो आपका इसका नेचर कैसा है, होमोटेट्रामर का। तो यहाँ पर एक आपका स्पेसिफिक न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस पाया जाता है, यहाँ पर स्पेसिफिकली न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस आपका जो है वो पाया जाता है। आपको इतनी बात याद रखनी है, ठीक है ना। यहाँ पर आपका जो है वो क्या पाया जाता है, न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस पाया जाता है, ठीक है ना। अब जब यहाँ पर न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस पाया जाता है वो स्पेसिफिकली रहता है किसके लिए, लैक्टोज या फिर एलोलैक्टोज की बाइंडिंग के लिए, लैक्टोज या फिर एलोलैक्टोज की बाइंडिंग के लिए ये न्यूक्लियोटाइड स्पेसिफिकली रहता है। तो ये अब सुपर रिप्रेसर क्या काम करेगा, जो ये न्यूक्लियोटाइड है इसमें कर देगा वो चेंज, जब इसमें वो चेंज कर देगा, जब इन न्यूक्लियोटाइड में चेंज कर देगा तो मीडिया के अंदर अब क्या होगा, मीडिया के अंदर चाहे लैक्टोज हो या फिर लैक्टोज ना हो, ठीक है ना, लैक्टोज हो या फिर ना हो, लैक्टोज अगर होगा भी तो आपका जो है इस जो आपका ये आपका होमोलैक रिप्रेसर बना है, इसका नेचर कैसा, होमोटेट्रामर, ठीक है ना। ये जो होमोटेट्रामर लैक रिप्रेसर बना है, यहाँ से आपका जो आपका लैक्टोज है वो आपका बाइंड नहीं हो पाएगा। जब बाइंड नहीं हो पाएगा तो ये हमेशा के लिए यानी कि परमानेंटली
ऑपरेटर पर जाकर के बाइंड हो जाएगा, ठीक है ना। ये आपका हमेशा के लिए ऑपरेटर पे जाकर के बाइंड हो जाएगा। एंड जब ये बाइंड हो जाएगा हमेशा के लिए, परमानेंटली आपका ये बाइंड हो रहा है, परमानेंटली बाइंड हो रहा है। मीडिया के अंदर अगर लैक्टोज है भी तो लैक्टोज इससे आकर के अटैच हो ही नहीं पा रहा, क्योंकि सुपर रिप्रेसर ने जो आपके जो लैक्टोज की बाइंडिंग साइट थी उसको ही चेंज कर दिया, जिससे कि अब आपका एलोलैक्टोज या फिर लैक्टोज यहाँ पर आकर के बाइंड नहीं हो पाएगा। तब ये जो है आपका लैक रिप्रेशन यहाँ पर परमानेंटली बाइंड हो गया। एंड जब आपका परमानेंटली बाइंड हो गया तब यहाँ पर आपका जो आरएनए पॉलीमरेज है वो आकर के कभी भी बाइंड नहीं होगा, कभी भी आरएनए पॉलीमरेज यहाँ पर आकर के बाइंड नहीं होगा। जब बाइंड नहीं होगा तो आपका ट्रांसक्रिप्शन नहीं होगा, तो आपका जो है फिर क्या नहीं होने वाला है, फिर आपका जो है वो यहाँ पर आपकी जो है फिनोटिपिक आपको जो है देखने को भी नहीं मिलेगा, जो आपका प्रोडक्ट है वो भी देखने को नहीं मिलने वाला। इतनी बात याद हो गई आपकी, बहुत अच्छी बात है। तो इस कंडीशन को हम बोलते हैं परमानेंट, याद रख लेना, परमानेंट ऑफ लैक म्यूटेशन, ठीक है ना। इसको हम परमानेंट स्विच ऑफ बोलेंगे, इसको हम परमानेंट स्विच ऑफ बोलेंगे। इतनी बात याद रख लेना, इतनी बात आपको याद रखनी है, ठीक है ना। ये आपसे पूछा जा चुका है, सुपर रिप्रेसर का केस आपसे पूछा जा चुका है। अब यहाँ पर एक बात बताओ, अगर मैं यहाँ पर भी माइनस कर दूँ तो क्या इसका रिजल्ट चेंज होगा? तो इसका रिजल्ट तब भी चेंज नहीं होने वाला, ये आपका तब भी परमानेंट स्विच ऑफ रहेगा। अगर मैं यहाँ पर माइनस कर दूँ तो क्या इसका रिजल्ट चेंज होगा? तो तब भी इसका रिजल्ट चेंज नहीं होगा, ये परमानेंट स्विच ऑफ ही रहेगा, क्योंकि आरएनए पॉलीमरेज आपका आकर के ज्वाइन ही नहीं कर पा रहा, ठीक है ना, आपका आकर के ज्वाइन ही नहीं कर पा रहा। इतनी बात समझ में आ गई, बहुत अच्छी बात है। तो ये था आपके जितने भी मैंने आपको पढ़ाए हैं, ये थे आपके जो है रेगुलेटरी जीन, ठीक है ना, रेगुलेटरी जीन के जो है म्यूटेशन केस। अब चलते हैं हम अपने तीसरे कंडीशन पे, जो कि होता है आपका ऑपरेटर जीन, ठीक ना, जो कि होता है आपका ऑपरेटर जीन म्यूटेशन। अब यहाँ पर क्या होता है वो चीज़ देखने की कोशिश करो। यहाँ पर अगर आपका ऑपरेटर सही से काम करता रहता, मान लो ये आपका लैक आई था, इसका एक प्रमोटर होता है। इस पीछे वाले को मैं आपको लिखने का तरीका और बता देता हूँ। वैसे तो अब तक आप पे आ गया होगा कि अगर हम इसका अगर हम इसको जो है लिखने की कोशिश करेंगे तो हम इसको आई सुपर स्क्रिप्ट में एस लिखेंगे, फिर पी लिखेंगे, फिर ओ लिखेंगे, फिर जेड लिखेंगे, फिर वाई लिखेंगे, फिर हम आपका जो है ए लिखेंगे। ये आपका एक्चुअल में ए है, तो कभी कभी हो जाता है, ठीक है ना, डोंट वरी। तो ये आपका जो है इस प्रकार से लिखा जाएगा, ठीक है ना, इस प्रकार से आपका ये लिखा जाएगा। तो यहाँ पर देखो ऐसा कब होता है, जब आपके मन में कुछ और चल रहा हो और आप लिख कुछ और रहे हो, ठीक है ना। तो कभी कभी हो जाता है, क्योंकि आगे कुछ सोचना पड़ता है ना, दिमाग में प्रोसेस करना पड़ता है कि नेक्स्ट क्या पढ़ाना है, ठीक है। तो देखो अब हमें देखना है आपका ऑपरेटर का जीन म्यूटेशन। तो जब आपका ऑपरेटर नॉर्मल कंडीशन में होता है तब वहाँ पर हम या तो ओ इसी प्रकार से लिखा हुआ मिलेगा, या फिर ओ प्लस ई इस प्रकार से लिखा हुआ मिलेगा आपको। लेकिन अगर इस ऑपरेटर में आपका म्यूटेशन हुआ, इस ऑपरेटर में आपका जो है म्यूटेशन हुआ, तो हम इसके सुपर स्क्रिप्ट में सी लिखते हैं। याद रख लेना, ये आपका प्रमोटर है एंड ये आपका ऑपरेटर है, ठीक है ना, ये आपका ऑपरेटर है। यहाँ पर आपके स्ट्रक्चरल जीन है, यानी कि जेड वाई ए, ठीक ना, ये आपके जेड वाई ए, ये तीन आपके जो है स्ट्रक्चरल जीन है, ठीक है ना। इतनी बात समझ में आ गई, बहुत अच्छी बात है। अब हमें देखना है कि आपके ऑपरेटर पर म्यूटेशन हो रहा है, तो यहाँ पर म्यूटेशन के लिए हम सी लगाते हैं। सी का मतलब होता है कॉन्स्टिट्यूटिव, एंड ये कॉन्स्टिट्यूटिव किसके लिए रहता है कि भाई म्यूटेशन हो गया
तो जो आपका लैक आई से जो पहले mRNA बनता है, फिर इसके बाद जो आपकी प्रोटीन बनेगी, जो लैक रिप्रेसर प्रोटीन बनती है, वो इससे बाइंड नहीं हो सकती, इससे बाइंड नहीं हो सकती जो आपका ऑपरेटर साइट्स है, ठीक है ना। यानी कि होमोटेट्रामर जो आपका लैक रिप्रेसर प्रोटीन बनी है, ये आपकी ऑपरेटर से बाइंड नहीं होती। एंड ऑपरेटर से बाइंड नहीं होती तो यहाँ पर अब इस कंडीशन में क्या होगा कि आपका आरएनए पॉलीमरेज आकर के आपका यहाँ पर बाइंड हो जाएगा, ठीक है ना। जो आपका आरएनए पॉलीमरेज है वो आकर के यहाँ पर आराम से बाइंड होगा। एंड जब आपका ये बाइंड रहेगा तो ये परमानेंटली बाइंड रहने वाला है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर जो आपका लैक रिप्रेसर प्रोटीन है वो कभी बाइंड हो ही नहीं पाएगी, क्योंकि ऑपरेटर में ही म्यूटेशन हो गया। जहाँ से ये आपका लैक रिप्रेसर जाकर के बाइंड हो रहा था उसमें ही म्यूटेशन हो गया। तो अब आपका आसानी से हमेशा के लिए आरएनए पॉलीमरेज यहाँ पर जो है बाइंड रहेगा, आपका जो है हमेशा बाइंड रहेगा। तो यहाँ पर रिजल्ट हमें क्या मिलेगा, जब इस यहाँ पर आरएनए पॉलीमरेज आएगा तो ये जो जीन है ZYA, इनका एक्सप्रेशन जो है वो कॉन्स्टिट्यूटिवली होने वाला है, यानी कि लगातार इनका एक्सप्रेशन चलने वाला है, ठीक है ना। इसके बाद जो फिनोटिपिक प्रोडक्ट है, जो फिनोटिपिक प्रोडक्ट हैं, वे प्रोडक्ट भी आपको क्या मिलेंगे, वे प्रोडक्ट भी आपको जो है कॉन्स्टिट्यूटिवली मिलने वाले हैं, वे प्रोडक्ट भी आपको जो है कॉन्स्टिट्यूटिव मिलने वाले हैं। तो इसका रिजल्ट हम लिख सकते हैं, इसका रिजल्ट हम किस प्रकार से लिख सकते हैं, इसका रिजल्ट लिख सकते हैं कि कॉन्स्टिट्यूटिव फॉर बोथ, कॉन्स्टिट्यूटिव फॉर बोथ आपका बीटा गैलेक्टोसाइडेज एंड लैक परमिएज एक्टिविटी। इसका रिजल्ट हम इस प्रकार से लिख सकते हैं। इतनी बात समझ में आ गई? आई ना इतनी बात समझ में? बहुत ही अच्छी बात है। अब मैं यहाँ पर आपको एक और कंडीशन दे रहा हूँ, देखो इसको लिखने का तरीका क्या होता है वो देख लो। आपसे एग्जामिनर IPO सुपरस्क्रिप्ट में C एंड यहाँ पर ZYA इस प्रकार से आपको जो है देगा, ठीक है ना। तब आपको रिजल्ट बताना होता है। इतनी बात समझ में आ गई? बहुत अच्छी बात है। अगर एक बार में समझ में ना आए तो भाई साहब लेक्चर को दोबारा देख लेना। अब मैं यहीं पर ऑपरेटर जीन में एक और चेंज कर रहा हूँ, उसको देखने की कोशिश करो, ठीक है ना, उसको देखने की कोशिश करो। यहाँ पर आपका लैक आई जीन है, यहाँ पर आपका प्रमोटर है, इससे ही जुड़ा हुआ आपका ऑपरेटर है, सुपर स्क्रिप्ट में C यानी कि म्यूटेशन केस ZYA, यहाँ पर ये आपके जो है हमने 3 जीन रख दिए। अब यहाँ पर मैं Z में जो है म्यूटेशन कर रहा हूँ, तब आपको यहाँ पर रिजल्ट क्या मिलेगा? रिजल्ट ये मिलेगा जो आपका एक्सप्रेशन है वो तो कॉन्स्टिट्यूटिव रहेगा, रिजल्ट आपका कॉन्स्टिट्यूटिव रहेगा जो एक्सप्रेशन है। लेकिन जो फिनोटिपिक है, फिनोटिपिक में आपको बीटा गैलेक्टोसाइडेज नहीं मिलेगा, जबकि जो लैक परमिएज है, लैक परमिएज आपको मिलने वाला है, लैक परमिएज आपको जो है मिलने वाला है। तो हम इसको किस प्रकार से लिख सकते हैं? इसको हम लिख सकते हैं कॉन्स्टिट्यूटिव फॉर लैक परमिएज। बट अगर हम इसको आगे बढ़ाना चाहेंगे तो हम लिख सकते हैं परमिएज बट बीटा गैलेक्टोसाइडेज इज नॉट एक्टिव, ठीक ना, या फिर बीटा गैलेक्टोसाइडेज नो एक्टिविटी फॉर बीटा गैलेक्टोसाइडेज, इस प्रकार से भी हम इसको लिख सकते हैं। तो अब यहाँ पर आपको जो है इसको लिखना आ गया होगा, यहाँ पर अगर माइनस कर दें तो यहाँ पर क्या रिजल्ट आएगा आपका? यहाँ पर आएगा जो आपका एक्सप्रेशन है वो कॉन्स्टिट्यूटिव रहेगा बट प्रोडक्ट आर नॉट एक्टिव, ठीक है ना। जो आपके प्रोडक्ट है, प्रोडक्टिविटी है, फिनोटिपिक है, वो आपको यहाँ पर नहीं देखने को मिलने वाली। तो ये आपके कुछ म्यूटेशन थे जो कि आपके स्पेसिफिकली किसके थे? हमने यहाँ पर 3 म्यूटेशन केस पढ़े, वो भी हैप्लॉइड कंडीशन में, ठीक है ना। यानी कि स्ट्रक्चरल जीन म्यूटेशन, रेगुलेटरी जीन म्यूटेशन, रेगुलेटरी में लैक
आई, लैक आई, और यहाँ पर आपको सुपर स्क्रिप्ट में एस का याद रखना है, ठीक है ना। ऑपरेटर में क्या होता है, ऑपरेटर में आपको सुपर स्क्रिप्ट में सी कंडीशन देखने को मिलती है, ठीक है ना। इतनी बात याद पता चली, बहुत अच्छी बात है। अब हम कल भर भर के पार्शियल डिप्लॉयड, पहले पार्शियल डिप्लॉयड कंडीशन को समझेंगे कि पार्शियल डिप्लॉयड कंडीशन क्या होती है, ठीक है ना। जहाँ पर आपको इस प्रकार से देखने को मिलेंगे, यानी कि आई, अगर मैं यहाँ पर लिखता हूँ आई ओ जेड वाई ए, ये आपका एक हो गया। इसके ही नीचे आपको मिलेगा आई ओ जेड वाई ए, ठीक है ना। यहाँ पर ये आपका निगेटिव है, ये आपका पॉजिटिव है, तो इसका रिजल्ट क्या होगा, इस प्रकार से हम कल ही बात करेंगे, ठीक है ना। तो आई होप आपके समझे स्ट्रक्चरल जीन म्यूटेशन एंड रेगुलेटरी जीन म्यूटेशन एंड ऑपरेटर जीन म्यूटेशन ये आए होंगे। इनका क्या क्या रिजल्ट आता है, रिजल्ट को किस प्रकार से लिखना है, तो यहाँ पर कुछ भी याद करने की आपको ज़रूरत नहीं है। आपको केवल और केवल यहाँ पर दो बात याद रखनी है कि एक्सप्रेशन कैसा होगा, आपका जो है एक्सप्रेशन कैसा होगा, एंड आपका जो है फिनोटिपिक क्या मिलेगा, आपको फिनोटिपिक क्या मिलने वाला है, ठीक है ना। बस केवल और केवल आपको ये दो बात याद रखनी है। रिजल्ट में पूछा गया है तो सबसे पहले आप एक्सप्रेशन को लिखोगे, देन आप फिनोटिपिक को लिखोगे, अगर रिजल्ट दोनों का एक साथ पूछा गया है तब, ठीक है ना। तो यहाँ पर मैं आपको कुछ कंडीशन दे रहा हूँ, आप मुझे उन कंडीशन का रिजल्ट बताओगे, ठीक है ना। यहाँ पर मैं दे रहा हूँ आपको कुछ क्वेश्चन है, 2-3 क्वेश्चन है, कर लो। जैसे कि आई है, आई दे दिया यहाँ पर पी ओ आपका जेड वाई ए है, ठीक है ना। यहाँ पर मैंने लैक आई को भी यहाँ पर मतलब लैक आई को यहाँ पर मैंने म्यूटेंट कर दिया है, एंड आपका जो है यहाँ पर इसको भी मैंने आपका जो है वो म्यूटेंट कर दिया है, इसको भी म्यूटेंट कर दिया है। अब मुझे इसका आप रिजल्ट बताओ। एक्सप्रेशन विद फिनोटिपिक, एक्सप्रेशन विद फिनोटिपिक आप मुझे यहाँ पर म्यूटेशन इसका जो है रिजल्ट बताने की कोशिश करो भाई कि इसका रिजल्ट क्या आएगा, ठीक है ना। तो आई होप आपने सोचा होगा लैक आई है, लैक आई म्यूटेंट है तो आपको कॉन्स्टिट्यूटिव मिलेगा, तो आपको कॉन्स्टिट्यूटिव मिलेगा, बट यहाँ पर ऑपरेटर ही कॉन्स्टिट्यूटिव है, तो आप लिख सकते हो कॉन्स्टिट्यूटिव फॉर बोथ बीटा गैलेक्टोस फॉर बोथ, ठीक है ना, बीटा गैलेक्टोसाइडेज एंड लैक परमिएज एक्टिविटी, ठीक है ना। इस प्रकार से आप लिख सकते हो। इसके बाद दूसरा मैं यहाँ पर आपको दे रहा हूँ कि मान लो लैक पॉजिटिव ये आपके आए हुए हैं, लैक पॉजिटिव सॉरी यहाँ पर मैं आपको सही से दे देता हूँ इसको, ठीक ना, थोड़ा सा वेट करो तो इसको देखने की आप कोशिश करो। यहाँ पर ये वाला मार्कर ले लेता हूँ, आई नेगेटिव, ओ पॉजिटिव, जेड नेगेटिव एंड आपका जो है वाई पॉजिटिव। इसका अब आप मुझे बताओ इसका आंसर क्या होगा, ठीक है ना। आपके पास केवल और केवल 1 मिनट है, सोचो विचारो एंड बताओ। तो देखो अब आपका आंसर आ गया होगा। आई यहाँ पर क्या मिल रहा है, आई यहाँ पर आपको म्यूटेंट मिल रहा है, यानी कि आगे का कैसा होने वाला है, आगे का होने वाला है कॉन्स्टिट्यूटिव, और यहाँ पर आपको जेड जो है वो म्यूटेंट मिल रहा है, तो यहाँ पर कॉन्स्टिट्यूटिव फॉर यानी कि जो आपको प्रोडक्ट मिलेगा वो लैक परमिएज का मिलेगा, कॉन्स्टिट्यूटिव फॉर लैक परमिएज ये भी लिख सकते हैं। एंड अगर इसी को आगे बढ़ाना चाहेंगे तो हम लिख सकते हैं कॉन्स्टिट्यूटिव फॉर लैक परमिएज वट बीटा गैलेक्टोसाइडेज हैज नॉट एक्टिव, ठीक है ना, बीटा गैलेक्टोसाइडेज हैज नॉट एक्टिव। इस प्रकार से हम इसका आंसर लिख सकते हैं। इसके बाद एक और क्वेश्चन मैं आपको दे रहा हूँ, ठीक है ना। यहाँ पर आपका आई है, ओ है, इसके बाद जेड है एंड वाई है। वाई को मैंने कर दिया निगेटिव। अब मुझे आप इसका आंसर दो, यहाँ पर मैं पी और डाल देता हूँ आपके सुविधा के लिए, ठीक है ना। तो इसका आंसर जल्दी से जल्दी देने की कोशिश करो। तो आई होप आपने पॉज करा होगा, सोचा होगा, ध्यान दिया होगा। तो यहाँ पर आई जीन नॉर्मल है,
PO नॉर्मल है, यानी कि ये हो जाएगा इंड्यूसिबल। ये आपका कैसा हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका इंड्यूसिबल, ठीक है ना, ये आपका हो जाएगा इंड्यूसिबल। यहाँ पर जेड जीन जो है ये आपका सही है, इसमें म्यूटेशन नहीं है, तो इंड्यूसिबल फॉर बीटा गैलेक्टोसाइडेज। और अगर इसको आगे बढ़ाना चाहोगे तो इसको लिख सकते हैं व्हाट लैक परमेज एक्टिविटी आर नॉट फाउंड, ठीक है ना, आप इस प्रकार से भी लिख सकते हो। ये मैं आपको तरीके बता रहा हूँ कि आपको कौन कौन से तरीके मिलते हैं। चलिए एक लास्ट क्वेश्चन मैं आपको और देता हूँ, जो कि है आपका आई पॉजिटिव ओ कॉन्स्टिट्यूटिव जेड प्लस वाई प्लस, ठीक है ना, वाई प्लस, ये आपको मिल गया इतना, ठीक है ना, इतना मिल गया। अब इसका आप मुझे रिजल्ट बताने की कोशिश करो। तो अब आपके पास 1 सेकंड है, 1 सेकंड मतलब 1 मिनट है, ठीक है ना। तो अब यहाँ पर देखो सिंपल सा, मतलब यहाँ पर कॉन्स्टिट्यूटिव है लिखा हुआ है। जब आपका जो है कॉन्स्टिट्यूटिव लिखा हुआ है, फिर आपको कुछ नहीं सोचना, फिर यहाँ पर आपको कॉन्स्टिट्यूटिव लिखना है, कॉन्स्टिट्यूटिव फॉर बोथ, क्योंकि दोनों के दोनों जीन आपके सही हैं, कॉन्स्टिट्यूटिव फॉर बोथ, ये आपका इसका रिजल्ट आ गया। तो आई होप अब आपको जो है स्ट्रक्चरल जीन, रेगुलेटरी जीन एंड आपका स्ट्रक्चरल जीन, रेगुलेटरी जीन एंड आपका ऑपरेटर जीन, इन तीनों में कोई भी समस्या नहीं आई होगी। अब नेक्स्ट लेक्चर में हम बात करेंगे पार्शियल डिप्लॉयड कंडीशन की, कि पार्शियल डिप्लॉयड कंडीशन क्या होता है एंड उसके एग्जाम्पल क्या होते हैं। तो दोस्तों तब तक के लिए टाटा एंड बाय बाय।